कि आपको हर वक्त थकावट का मसला रहता है और साथ में जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट के अंदर गैस बन जाती है, बदहज़मी का मसला होता है और डायरिया और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला हो जाता है। और आपका वज़न है कि बढ़ ही नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा आपने वर्जिश की, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी वज़न है कि बढ़ ही नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे दिन ब दिन वज़न कम होता जा रहा है और चेहरे की रंगत जो है ये ऐसे महसूस होता है जैसे पेल हो गई है और आपको बिल्कुल थकावट मरे से रहते हो आप हर वक्त। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको बताता है कि आपके अंदर खून की कमी है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि खून की कमी हुई क्या है। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर हैं तो हो सकता है कि आपको एक डिज़ीज़ हो जिसे कहते हैं सीलियक डिज़ीज़। अब सीलियक डिज़ीज़ होती क्या है? सीलियक डिज़ीज़ बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें इसका अगर आसान अल्फाज के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो ये है कि एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटन। अब ये प्रोटीन मौजूद होता है गंदम के अंदर, जौ के अंदर। तो जब आप गंदम खाते हो तो ये प्रोटीन जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जब पहुंचता है तो आपका जो कुव्वत मदाफ़त होती है, जो इम्यूनिटी होती है, जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, उसे ऐसे लगता है कि शायद कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई फॉरेन बॉडी है जो कि छोटी आंत के अंदर आ गई हो, तो वो फ़ौरन से अपनी जो है ना उधर रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो छोटी आंत की अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो अंदर की सतह होती है, और वो उस ऑटो इम्यून सिस्टम की जद में आ जाती है और वो उसको तबाह बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से सीलियक डिजीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है, जब आंत की अंदर वाली जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो गई, वो तबाह हो गई, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर मुख्तलिफ जो वाइटामिन होते हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन्स, मिनरल्स और आयन जैसे है, इसकी कमी हो जाती है। क्योंकि जो छोटी आंत का काम होता है, एक उसका फंक्शन ये होता है कि उसने बहुत सारे वाइटामिन्स को और मिनरल्स को अपने अंदर जज़ब करना होता है। तो जब वो जज़ब नहीं कर पाती तो क्या होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है उसकी वजह से। और जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम कम होता है, कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियों के जो फ्रैक्चर्स हैं वो जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप बूढ़े होते हो, ज़्यादा देर तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होता है, जब बूढ़े होते हो तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्चर्स, हड्डियों का टूटना जो है वो आसान आसान हो जाता है। विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, उसके बाद फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सीलियक डिजीज़ जो है करवाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब इसकी वजह से इंडाइजेशन होगी, जो है ऐसे महसूस होता है जैसे बदहज़मी की शिकायत होना, पेट में गैस बन जाना और डायरिया की शिकायत होना, और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन होती है। अब छोटी आंत का काम होता है कि वो वाइटामिन्स को जज़ब करती है। जब वाइटामिन्स उसके अंदर जज़ब ही नहीं हो रहे तो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की कमी होती है। जब आयरन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता, वो जज़ब नहीं होता, तो क्या होता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, आप हर वक्त थका थका महसूस करते हो। आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर जान ही नहीं है। कोई काम ना भी करो तो ऐसे लगता है कि बस मैं तो थका पड़ा हूँ, मैं मेरे से कोई काम ना मुझे कोई। उसके अलावा जब विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी भी अब्जॉर्ब होना होता है, विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं तो क्या होता है कि हड्डियों के टूटने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, फ्रैक्चर के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन बी 12, फोलेट, ये भी वाइटामिन होते हैं। इनकी जो है वो भी कमी होती है। जब इनकी कमी होती है तो क्या होता है, खून की कमी एक तो, दूसरा उसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। अब विटामिन बी 12 और फोलेट जो होते हैं, जो आपकी नसें होती हैं, जिसे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है आपका, वो डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन बी 12 और फोलेट चाहिए होता है उनको इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब ये नहीं होता तो क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम अपनी मेडिसिन भाषा में कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि स्किन के ऊपर रैश बनना शुरू हो जाती है। अब रैश किधर बनती है, आपकी ये जो 4 आर्म्स होते हैं इनके ऊपर रैश बनना शुरू हो जाती है। अब उसको डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ का जो होता है बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये होती है सीलियक डिजीज़। अब सीलियक डिजीज़ डायग्नोस कैसे होती है, अलामात ही मरीज़ हमारे पास आता है, हम देखते हैं अच्छा ये अलामात हैं, इसको डायग्नोस कैसे करना है। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट। उसके खून का सैंपल लेते हैं और वो लैब के अंदर भेजा जाता है। अब लैब में क्या होता है कि वो मुख्तलिफ एंटीबॉडीज़ के लेवल चेक हो जाते हैं। उनमें से एक होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनका लेवल चेक किया जाता है। अगर वो बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर
जो है वो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के लेवल्स ज़्यादा हैं, और वो लेवल ज़्यादा होने की वजह ये है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है ग्लूटेन के अगेंस्ट, उसकी वजह से इसके लेवल बढ़ गए हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये सीलिएक डिजीज़ इस बंदे को है। अब इसके अलावा भी कोई और एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जिनको हम देखते हैं, इसमें एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा कैमरा टेस्ट किया जाता है, अगर आपको क्लिनिकली लग रहा है कि बंदे को बीमारी है लेकिन उसकी एंटीबॉडी से आपने नतीजा नहीं निकल पाया, तो आप क्या करते हो, कैमरा टेस्ट करते हो, जिसे हम कहते हैं ओजीडी या एंडोस्कोपी। तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसमें जाके कैमरे के थ्रू उधर से छोटा सा टिश्यू के सैंपल्स जी हैं वो लिए जाते हैं, और उसे फिर लैब में भेजा जाता है, जिसको जो है ना वो पैथोलॉजिस्ट या हिस्टोपैथोलॉजिस्ट वो देखता है, और उसमें वो बताता है कि हाँ क्या इसके अंदर वो तब्दीलियाँ हैं जो कि एक सीलिक डिजीज़ वाले मरीज़ के अंदर होती हैं, तो फिर वो उसको बताता है हमें कि ये इसको सीलिक डिजीज़ है या नहीं है। इस तरह आपने डायग्नोसिस बनाना है इस चीज़ का। इसके अलावा होता है अगर रैश हुई है तो स्किन की बायोप्सी जो है वो भी कुछ लोग करते हैं। इसका इलाज क्या है, ये कैसे ठीक होगी, इसको कैसे जो है ना वो बेहतर किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसकी जो सिम्टम्स होती हैं उनको बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहली जो फॉरमोस्ट चीज़ होती है वो होती है ग्लूटेन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें। अब क्योंकि मेन कल्प्रिट जो होता है वो ग्लूटेन होता है, अगर आप ग्लूटेन खाना छोड़ देंगे तो वो छोटी आंत के अंदर नहीं जाएगा, जब छोटी आंत के अंदर नहीं जाएगा तो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होगा उसके खिलाफ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सूजन या उसका जो लेयर जो उसकी सतह ख़राब होती है वो ख़राब नहीं होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वाइटामिन और मिनरल जो है वो भी अब्जॉर्ब होना जज़ब होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ग्लूटेन फ्री डाइट, कि आपने ग्लूटेन नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद अब अक्सर लोगों को क्या होता है कि जब वो ग्लूटेन खाना छोड़ते हैं तो उनमें फाइबर्स की भी कमी हो जाती है। अब फाइबर जो होता है वो हमें मिलता है गंदम से मिलता है, राई से मिलता है, बाले से मिलता है, तो अब ये खाना छोड़ते हो तो फाइबर की कमी हो जाती है, और साथ ही साथ आप अक्सर होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक जो है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि अगर इफ़ यू हैव ईजी एक्सेस तो डाइटिशियन जो है उससे रब्ता करें, और डाइटिशियन जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, ताकि वो, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं डाइट को मॉडिफाई करने में, और वो आपको बताएंगे कि इतनी कैलोरीज आपने खानी है और इतनी कैलोरीज नहीं खानी है आपने। इसके अलावा जो सप्लीमेंटेशन होती है, जब आपका डॉक्टर आपको डायग्नोज कर लेगा सीलिएक डिजीज़ से, तो वो चेक करेगा उसके बाद कि आयरन के लेवल्स कौन से हैं, फेरिटिन चेक किया जाता है, आयरन की सीरोलॉजी करवाई जाती है, आयरन प्रोफाइल कहते हैं उसे। उसके अलावा विटामिन B12, फोलेट, इनको भी चेक किया जाता है, और अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो तो क्या होता है, सप्लीमेंटेशन जो है, जो टैबलेट्स हैं या सिरप फॉर्म में या जिस तरह भी फॉर्म में अवेलेबल होता है, और जो भी मौजू होता है मरीज़ के लिए वो रेकमेंड किया जाता है, वो दे दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम आगे आएँ तो और क्या क्या मेजर्स होती हैं कि जिसे हम अपना के मरीज़ को जो है लॉन्ग टर्म जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उसमें एक चीज़ होती है डेक्सा स्कैन, जिसमें इसे बोन डेंसोमीट्री स्कैन भी कहते हैं। ये क्या चीज़, क्या बला है, इसकी रिकमेंडेशन में थोड़ी सी है कि किस बंदे को करवाना चाहिए किस को नहीं करवाना चाहिए, हम इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन इसका बेसिकली डेक्सा स्कैन का मकसद ये होता है कि जब आप ये स्कैन करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि किसी भी मरीज़ की जिसको सीलिक डिजीज़ है उसकी जो हड्डियां हैं वो कितनी कमज़ोर हो चुकी हुई हैं। पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं, क्योंकि विटामिन D वगैरह की कमी हो जाती है उसकी वजह से। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके अंदर कितनी कमी हो चुकी हुई है, तो फिर ये रिकमेंडेशन होती है कि आप उसकी सर्वेलेंस भी करवानी, स्कैन भी करवाना पड़ता है, और ये काफ़ी मुफीद होता है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो फिर उसी के मुताबिक आपका डॉक्टर जो है वो आपको विटामिन D, कैल्शियम वगैरह इस तरह की चीज़ों पे लगा देगा। वैसे ये रिकमेंडेशन होती है नॉर्मली कि आप अगर सीलिक डिजीज़ डायग्नोस हुई है तो विटामिन D और कैल्शियम जो है वो स्टार्टिंग से ही शुरू करवा दिया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि इस बंदे के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो कम होंगी, तो विटामिन D और कैल्शियम इसके ऊपर लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका डॉक्टर जो है वो देखता है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, और ग्लूटेन फ्री डाइट इस्तेमाल करने के बावजूद आपको ये अलामात जो हैं ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो वो क्या करता है, दो उसके पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भेज देगा, या फिर वो किसी अच्छे डाइटिशियन के पास भेजेगा, क्योंकि अक्सर लोग जब वो आते हैं वो कहते हैं कि हमें
हम सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर ग्लूटन मौजूद होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में डाइटिशियन जो होता है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या होता है कि वो आपका हो सकता है कि कैमरा टेस्ट दोबारा करें, या कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि ब्यूटोसनाइड वन ऑफ द स्टेरॉइड्स होता है वो आपको जो है ना रेकमेंड करते हैं। तो ये छोटा सा एक सीलिक डिज़ीज़ के बारे में था कि सीलिक डिज़ीज़ क्या चीज़ होती है, ये होती क्यों है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।